नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बातचीत आपसे जो करूंगा वह करूंगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसको आप शॉर्टकट में सीजीपीएससी कह देते हैं। सीजीपीएससी जो कि बहुत सारी वैकेंसी को भरने के लिए एग्जाम लेती है, परीक्षा लेती है, लेकिन सीजीपीएससी को अगर सीजीपीएससी के नाम से जाना जाता है तो वह होता है सिविल सर्विस का एग्जाम। सिविल सर्विस के एग्जाम के वजह से ही सीजीपीएससी की महत्व है आपके सामने, या फिर आप जानते हैं। सिविल सर्विस की एग्जाम जो होती है नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। पहले इसका जो डेट था वो फिक्स नहीं था, लेकिन बाद में इसका डेट फिक्स कर दिया गया कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा। आखिर इस एग्जाम में ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या इसमें से एक पोस्ट लेना चाहते हैं? उन सभी विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते, बहुत सारी चीजें हैं। उन सारे डाउट पर बातचीत करूंगा मैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूं कि सीजीपीएससी के लिए योग्यता क्या होती है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात कह दूं कि क्या जो हाउसवाइफ हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए। आप आपके अगल बगल कई बार देखते होंगे कि कई बच्चे 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। कई बार तो उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। तो उन सब आखिर क्या गलतियां हो जाती हैं, क्यों गलतियां हो जाती है? आप जिस समंदर में, जिस तालाब में गोता लगाने वाले हैं, उसके गहराई का थाह आपको होना चाहिए। तो वो था बताने की कोशिश करूंगा। क्या आप इसमें आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उन सभी विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कितना व्यक्ति पढ़ा हो तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकता है, इसका फॉर्म भर सकता है। तो शैक्षणिक योग्यता में 2 तरीके की योग्यताएं आप देख सकते हैं। पहली योग्यता वो है जिसमें बच्चे कॉलेज के लास्ट ईयर में, कॉलेज के लास्ट ईयर में है। लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर, चाहे वो किसी प्रकार के ग्रुप से हो, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लास्ट ईयर में है वो। और दूसरा योग्यता जो है वो है कॉलेज पास आउट जो है, यानी जो कॉलेज के लास्ट ईयर में है और जो कॉलेज पास कर चुके हैं, दोनों ही लोग इसको भर सकते हैं। दूसरे नंबर बिंदु है कि आयु क्या होनी चाहिए, उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु के विषय में मैं 2 भागों में बांट करके बताऊंगा। एक तो मैं बांटूंगा रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला। और एक कैटेगरी होगा जो कि होगा जनरल कैटेगरी। ठीक, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या दिव्यांग महिला है, तब की स्थिति में आपकी आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तब की स्थिति में। अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो वो सब जनरल में काउंट होते हैं, यानी जनरल की जो योग्यता होनी चाहिए वही इनकी होनी चाहिए। और जनरल की योग्यता है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब इसको वही बच्चे देखेंगे जो कि लास्ट ईयर में हैं, या फिर कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, या फिर जिनकी आयु सीमा मैच हो रही है, वही बच्चे इसको आगे देखें। साथ ही साथ जो बच्चे कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं वो भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पद आते हैं, किस किस प्रकार के पद आते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर जो पद आया था उसमें देखिए राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसको उप जिला अध्यक्ष बोलते हैं, सामान्य तौर पर डिप्टी कलेक्टर बोला जाता है। इसी को एसडीएम बोला जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और इसकी सैलरी होती है 56,100 वाला ग्रेड में। ठीक है, उसके बाद राज्य पुलिस सेवा जो कि 56,100 में आता है। उसके बाद राज्य वित्त सेवा अधिकारी
जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक। सहायक संचालक में कई प्रकार के पद होते हैं। सहायक संचालक वित्त विभाग के लिए, सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास के लिए, सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग। उसी प्रकार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के नाम से जाना जाता है, जिसको आप जनपद सीओ के नाम से जानते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अधीनस्थ लेखा सेवाधिकारी, नायब तहसीलदार, कर राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक और इसके अलावा सहायक जेल अधीक्षक। इस प्रकार से 17 प्रकार के पद पिछली बार आए थे। ये पदों की संख्या, जो प्रकार की संख्या है, वो बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें देखते हैं, पे ग्रेड देखते हैं। किसी का 56,100 पे ग्रेड है, किसी का 43,200 है, किसी का 35,400 है, किसी का 28,700, किसी का 25,300। ये मायने नहीं रखता इस एग्जाम के। इस एग्जाम में वो लोग जो निकालना चाहते हैं वो सैलरी के लिए नहीं निकालना चाहते। इस एग्जाम को अगर बच्चे निकालना चाहते हैं तो ये जो सारे पद हैं, इन पदों का एक महत्व है, इन पदों का एक हनक है, इन पदों का एक पावर है, इन पदों की समाज में प्रतिष्ठा है। उसी प्रतिष्ठा के लिए लोग काम करना चाहते हैं। पैसे तो इसके अलावा भी कई जरिया होते हैं कमाने के, लेकिन और इसमें भी है कई जरिए, वो एक अलग मामला है, उस पर बात नहीं करूंगा। लोग कमाते भी हैं और तो वो एक अलग चीज है, लेकिन पावर एक अलग चीज है। तो पावर के लिए लोग इसमें आना पसंद करते हैं। क्लियर होगा? चलिए अब देखते हैं कि इसकी परीक्षा की प्रणाली किस प्रकार से होती है, उस पर देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा केंद्र की अगर बात करूं तो सामान्यतः हर जिले में परीक्षा केंद्र होता है। बहुत दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। 35-40 किलोमीटर के दायरे में आपको परीक्षा का केंद्र मिल जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप जिस जिले से हैं उसी जिले में आप परीक्षा, उसी जिले के केंद्र में आप परीक्षा दें। जो भी आपके पास का केंद्र होगा वो आप चूज कर सकते हैं। जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं इसके लिए, तब आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करेगा, उस पर बात कर लेता हूं। मैंने बताया आयु सीमा रिजर्व कैटेगरी के लिए बताया मैंने, ये उन लोगों के लिए वो करेगा जो कि लगभग लास्ट टाइम में है। यानी जैसे अगर जनरल की महिला है तो 40 वर्ष पहुंच गई है, या फिर कोई जनरल है तो 40 वर्ष पहुंच गया है, या कोई महिला है तो 45 वर्ष पहुंच गई है, तब की स्थिति में। तो रिजर्व कैटेगरी वाले या जनरल कैटेगरी वाले दोनों के लिए ये परेशानी कर सकता है कि हमारा उम्र बचा है, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है आयु की गणना। आयु की गणना यानी आप 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हैं या 21 से 45 के बीच हैं, इसकी गणना कौन सी तिथि को की जाएगी? तो वो की जाएगी 1 जनवरी 2025। यानी 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए और 21 से 45 वर्ष रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। क्लियर होगा? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेबस क्या है। डिप्टी एसपी के लिए भी पद आते हैं, बहुत सारे पद आते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर कोई देना चाहे, अपने स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से बना के देना चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से दे सकता है और एग्जाम को निकाला जा सकता है। 2 साल 5 साल आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि 2 साल 3 साल। कई बच्चे आपको देखते होंगे जो बच्चे थोड़ा सा गाइडेंस की कमी की वजह से या थोड़ा सा अच्छा कंटेंट न पढ़ने की वजह से फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो उन बच्चों की तरह आपको नहीं बनना है, या फिर आप वैसे बन चुके हैं तो आपको इस जंजाल से निकलना है। ठीक है, हमेशा फंसे नहीं रहना। अब देखिए, थोड़ा सा बता देता हूं यहां, थोड़ा सा नहीं विस्तार से बताऊंगा, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। सीजीपीएससी की बात करें, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसको लिख देता हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम, एससीई। एससीई के सिविल सर्विसेज एग्जाम के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसको प्री बोला जाता है, दूसरा पार्ट जिसको मेंस बोला जाता है, और तीसरा पार्ट जिसको इंटरव्यू बोला जाता है।
पहला पार्ट प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। जब कोई बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई करके प्रीलिम्स में मेरिट में आता है, मेरिट में आने का मतलब सामान्य तौर पर सीजीपीएससी जो है वह जितने पदों की संख्या है, मान लेते हैं पदों की संख्या कितनी है, 200 है, तो 200 के 10 गुना या 15 गुना हर बार नोटिफिकेशन में मेंशन करती है कि 200 से 10 गुना या 15 गुना को हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स में पास करेंगे। तो 200 का 10 गुना अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2000, और 15 गुना अगर करते हैं तो हो जाएगा 3000। ये हर बार नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि कितने लोग प्रीलिम्स पास होंगे, कितने गुना लोग। तो 2000 और 3000 इस तरीके से मैंने बताया, 10 गुना या 15 गुना। तो जो आपके नंबर जो होंगे, अगर ऊपर से सबसे ज्यादा आपके नंबर आ रहे हैं या फिर आपके नंबर जैसे 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे करके आया, किसी का नंबर 150 आया, किसी का नंबर 149 आया, ऐसे करके लगभग 2000 में किसी का नंबर आता है जिसका नंबर है कि मान लीजिए 110 नंबर आया, तो यही कट ऑफ होता है। इसी को बार बार आप सीजीपीएससी में कट ऑफ बोलते हैं। यानी इसके नीचे 2001 वाला जो व्यक्ति होगा, वो 2001 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी वो उसका मतलब ये हुआ कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप मेंस के लिए नहीं जा सकते। तो प्रीलिम्स जब क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए, और मेंस जब क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए। मेंस क्वालिफाई करने का मतलब भी इसी तरीके से है। मेंस में सामान्य तौर पर क्या करती है सीजीपीएससी, मेंस में जितने भी पदों की संख्या है, जैसे 200 पदों की संख्या है तो 200 का 3 गुना लेती है, यानी टोटल 600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, और इस इंटरव्यू में से जो नंबर आएंगे उसके बाद फिर छांट करके उनको पद अलॉट किया जाएगा। बहुत आसान सा प्रोसेस है और बहुत आसान सी एग्जाम भी। ठीक, बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, लेकिन जिनका नहीं निकलता उनके लिए बहुत कठिन एग्जाम के रूप में ये जाना जाता है। ठीक, तो ये ठीक है, इतना तो समझ गए। मैंने ये बताया कि प्रीलिम्स में पदों के 10 गुना या 15 गुना लोगों को लिया जाएगा, प्रीलिम्स पास कराया जाएगा, वो मेंस देंगे, और मेंस में जिनका मेरिट अच्छा आएगा, अच्छा नंबर आएगा, वो इंटरव्यू देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे की बात देखता हूं कि आगे की बात क्या कहता है। आगे की बात कहता है कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, अभी हमने देखा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अब प्रीलिम्स की परीक्षा देख लेते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसको पेपर 1 बोला जाता है, दूसरा पेपर जिसको पेपर 2 बोला जाता है। इसी को सामान्य तौर पर जीएस का पेपर बोल दिया जाता है और इसी को सी सेट का पेपर बोल दिया जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सी सेट को ध्यान ही नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते, उस पर भी बात कर लेते। अब जो जीएस का पेपर है वो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। प्रश्न की संख्या कितनी होती है, 100 होती, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते। सी सेट भी कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ठीक, अब जो जनरल कैटेगरी से है उसके लिए बता देता हूं इसके विषय में। जो जनरल कैटेगरी से, उसको दोनों पेपर में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। 33% और दूसरे में भी 33%। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व मतलब एसटी, एससी, ओबीसी है, उसको दोनों में 23% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक, यानी अब यहां तक बात समझ में आई। दोनों में 33-33 और दोनों में 23-23, जनरल और रिजर्व के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि आपका जो नंबर जिससे कि जोड़ा जाएगा कि आप पास हुए कि फेल हुए, वो होता है पेपर 1। ठीक, पेपर 1, यानी पेपर 2 जो है उसमें मात्र आपको, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से 33% यानी 66 नंबर लाना है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको लाना है मात्र 46 नंबर। लेकिन एक बात, बहुत मजेदार बात बताता हूं। एक लड़का था यहां पे जिसका नाम ओम प्रकाश साहू था, आगे उस पर बात करूंगा मैं। वो लड़का अभी वर्तमान में उसमें है, क्या बोलते हैं आपका, जीएसटी वाले में चला गया है, और उससे पहले वो था
ये जेल उप निरीक्षक बना था इसी के थ्रू, और इसी के थ्रू अभी प्रमोट होके क्या दोबारा एग्जाम देके गया। वो लड़का यहाँ पे जॉब करता था, काम करता था, और उसने कई बार वो सी सेट में फेल हुआ। कई बार नहीं, 2 बार, कई बार नहीं 2 बार, 2 बार वो सी सेट में फेल हो गया। अब आप सोच के देखिए, इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते और इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो मुख्य रूप से आपका जो पेपर है वो GS 1 है, और इसी से आपका जो है वो डिसाइड होगा कि इसी का नंबर आपसे डिसाइड करके देखा जाएगा कि आपका रैंक मेरिट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, लेकिन सी सेट का पेपर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें पास होना आपको अति आवश्यक है। अगर पास नहीं हुए तो फिर आप, यानी कुल मिला के अगर आपको बात करूं पेपर 1 और पेपर 2, तो ऐसी स्थिति में पेपर 2 जो सी सेट का है पहले ये चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें पास है तो फिर आपका पेपर 1 चेक होगा, अगर आप इसमें फेल हैं तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई वहीं हो गए। तो ध्यान रखिएगा, सी सेट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सी सेट यानी पेपर 2 अति आवश्यक है आपको पढ़ना। अब इसमें 100 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाता है, और अगर आप उत्तर गलत करते हैं, प्रश्न कैसा होता है, ऐसे प्रश्न देगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D फॉर्म में। इसमें से एक ऑप्शन जो आपको सही लगेगा उसको आपको चूज करना होगा और उस पर गोला लगा देना होगा। अगर आपका प्रश्न सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और अगर प्रश्न गलत हुआ तो आपका माइनस हो जाएगा 0.67 अंक, यानी 1/3 अंक माइनस हो जाएगा। क्लियर होगा? तो ये महत्वपूर्ण है सी सेट के विषय में या फिर जीएस के विषय में, प्रीलिम्स के विषय में। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। मेंस में कुल 7 पेपर होते हैं, जिसमें एक होता है पहला पेपर प्रश्न पत्र 1 जो कि भाषा का होता है, इसके सिलेबस को भी देखेंगे। दूसरा पेपर जो कि निबंध का होता है, फिर 4 पेपर और 5 पेपर और होते हैं जो कि जीएस के होते हैं, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, ऐसे करके लिखा है। हर प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटा निर्धारित किया गया है, और हर प्रश्न पत्र के लिए 200 नंबर निर्धारित किया गया है, अर्थात 7 पेपर हैं, प्रत्येक पेपर में 200, यानी आपका 1400 अंक का पूर्णांक होगा। और इसी 1400 अंक में ही आपको क्वालिफाई करना है, यही आपका मेन एग्जाम है। प्रीलिम्स की एग्जाम कई लोग फेल हो जाते हैं, तो उनको लगता है प्रीलिम्स बहुत कठिन है, लेकिन वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी की कमी की वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक, न तो आपका इंटरव्यू महत्वपूर्ण है, न तो आपका प्रीलिम्स महत्वपूर्ण है। आपका महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है मेंस, और मेंस इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसको देखते हैं कि मेंस जो है ये कैसे बना है, मेन से बना है। मेन मतलब मुख्य, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये मुख्य यही है, मेंस ही मुख्य है, कुछ और चीज मुख्य नहीं। यहां से अगर आपके नंबर 14 से में अच्छे नंबर आ गए तो आपको इंटरव्यू में अगर 30-35 नंबर भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहीं से नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है, अब मैं कई बार एक उदाहरण बोलता हूं कि अगर कोई दाल अच्छा बनाने वाला है तो उसको जरूरी नहीं कि दाल को फ्राई करे, दाल पहले से ही अच्छा बन चुका है, उसको फ्राई करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, ये 100 नंबर जो है ये एक्चुअल में दाल को फ्राई करके उसको अच्छा करने की कोशिश है। अगर दाल पहले से अच्छा बना है और फ्राई भी कर दिया जाए तो दाल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर है? तो मुख्य जो आपका मेन फोकस होगा वो होगा मेंस का, प्रीलिम्स पर फोकस तो होगा ही होगा, लेकिन इंटरव्यू पर कभी भी फोकस नहीं होगा। ये उसके दया पर निर्भर करता है जो आपको इंटरव्यू लेने वाला है। अगर वो खुश हुआ तो आपसे दादा का नाम पूछेगा, और अगर दुखी हुआ तो आप अपने दादा का नाम पूछ लेगा, आप नंबर कम आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब मुख्य परीक्षा जो मेंस है, मेंस के विषय में बात करते हैं। देखिए पहला जो पेपर है जो भाषा का है, दूसरा पेपर निबंध का है। इसके विषय में अब बात नहीं करेंगे, 4 विभिन्न विषय होंगे जिसमें से 2 विषय पर निबंध लिखना होगा, भाषा का होगा। हम बात करते हैं पेपर, ये जो पेपर 3, 4, 5, 6, 7 है, इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। पेपर 3 से लेकर के 7 में कुल 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं।
5 प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें आपको शब्दों को सीमा 30 होती है, और यह शब्दों की सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, क्योंकि इसकी सीमा को निर्धारित करना एक अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए या सीखनी पड़ेंगी। लेखन कौशल को आपको अच्छा करना पड़ेगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक। तो पहला जो प्रकार का प्रश्न होगा उसमें 22 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होगा, यानी और 2 अंक यानी 44 अंक होगा। यहां पे लिखा भी है 44 अंक, यानी टोटल आपको इसके लिए एक प्रश्न को 30 शब्द में लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखा तो 2 अंक मिल जाएगा, नहीं लिखे तो जैसा लिखेंगे वैसा अंक मिला जाएगा। जैसे आप कॉलेज का एग्जाम लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा नंबर पाते हैं। दूसरा भाग है जो कि कहता है कि इसमें से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होगा। इस प्रकार से 52 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से, और 60 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने होंगे। तीसरा प्रकार का कहता है कि इसमें 8 प्रश्न दिए जाएंगे इस भाग से, यानी खंड 3 से, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 8 अंक होगा, और इस प्रकार से 8 अठैया 64 अंक होंगे, लेकिन शब्द की सीमा 100 हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए अभी तक जो हमने देखा है, ध्यान रखिएगा, 22 प्रश्न है तो 22 में से 22 प्रश्न आपको बनाने हैं, 13 प्रश्न है तो 13 में से 13 बनाने हैं, 8 प्रश्न है तो 8 में से 8 आपको बनाने हैं। अब अगले नंबर पॉइंट पे चलते हैं, खंड 4। इस खंड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के भाग 2 से कुल 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, और एक प्रश्न का उत्तर देगा 10 अंक पाएगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी एक जो उत्तर लिखा हुआ 125 शब्दों में लिखेगा। अगला कहते हैं खंड 5। इसमें कहता है भाग 1 तथा भाग 3 से क्रमशः 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को भागवार केवल एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 15 अंक मिलेगा, और इस प्रकार से उसको लिखना मतलब 30 अंक हो जाएगा, 15 अंक एक होगा तो 30 अंक 175 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब ये भाग 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 क्या है, तो ये चीज को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिलेबस। जैसे यहां पे लिखा ना, भाग 2 से कुल 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। इसका मतलब अगर आपको जानना है तो आपको जाना पड़ेगा सिलेबस में। सिलेबस में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसको पेपर 1, जिसको जीएस के नाम से आप जानते हैं। दूसरा पेपर जो होता है उसको होता है सी सेट, जिसमें मैथ शायद पूछे जाते हैं, वो सिलेबस में भी बात करें। जो जीएस का पेपर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें एक भाग 1 होता है और दूसरा भाग होता है भाग 2। भाग 1 का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, जो भारतीय स्तर के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। जैसे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन और पर्यावरण। इससे पूछे जाएंगे कुल कितने 50 प्रश्न, यानी अंक कितने होंगे, इस भाग के अंक कितने हुए 100 अंक। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग अंक होंगे 100। तो उसमें से 100 और इसमें से 100, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 200 हो गया, पूर्णांक 200 हो गया। अब 200 में से आपको नंबर लाने। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं जो तैयारी करते हैं, और ये गलतियां लोग करते ही रहेंगे अगर गाइडेंस अच्छा नहीं होगा तो। वो शुरुआत क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ से पढ़ना शुरू करते हैं और छत्तीसगढ़ को ही पढ़ते जाते हैं। क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं, आपको बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, और उसके छुपे छुपे बात जब आपको 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, तो छुपी छुपी बात जो नया नया जानकारी आपको निकलने लगती है, आप उसके शब्दों से परिचित होने लगते हैं। उस किताब में जो बातें लिखी है या उस कोर्स में जो बात है उससे जब आप परिचित होने लगते हैं, तो आपको लगता है क्या कि बस इसी को पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं। वो बच्चे उसी में डूबे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से 50 प्रश्न पूछने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस भाग से भी 50 प्रश्न पूछने, लेकिन इस भाग को बच्चे ध्यान नहीं देते, इस वजह से प्रीलिम्स होता ही नहीं। जैसे कई बच्चे होंगे, मैं अभी बता रहा हूं, जो बच्चे 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की बात बता रहा हूं, उनसे आप पूछ करके देखिएगा कि क्या
उन्होंने भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में पढ़ाई की है? या आप 2-3 साल से पढ़ रहे होंगे, आप देख करके सोच करके देखिए क्या इसको पढ़े हैं? सामान्य तौर पर आप छोड़ देंगे, पर्यावरण आप छोड़ देंगे, आप साइंस को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। टोटल 8 पॉइंट है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48। एक भाग से लगभग 6 प्रश्न पूछा जाना है। ठीक, इस भाग से लगभग 6 प्रश्न पूछेगा, इस भाग से 6 प्रश्न, इस भाग से 6 प्रश्न, लगभग बोल रहा हूं ना, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न और 6 प्रश्न, और इस भाग से 6 प्रश्न। ठीक, अब आप देखिए, आपने भारत की अर्थव्यवस्था लगभग छोड़ दी है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते नहीं। सामान्य विज्ञान भी छोड़ दिया है लगभग, भारतीय दर्शन, कला लगभग छोड़ ही दिया है, और पर्यावरण तो पढ़ा ही नहीं। ठीक, करंट अफेयर मान लेते हैं आप पढ़े हैं, तो भी अगर बात करूं, अगर इस भाग को भी देखो, 1, 2, 3 और 4, 4 भाग गुणे एक भाग से 6 प्रश्न, यानी 6 चौको 24 प्रश्न, यानी अंक कितने कट गए आपके? 24 गुणे 2, यानी 48 अंक का आप पढ़ के नहीं जा रहे। और अब आप उम्मीद करते हैं, या पढ़े हैं तो अच्छे से नहीं पढ़े, अब आप उम्मीद करते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, तो कैसे होगा? नहीं होगा। प्री हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चा जो है वो 200 अंक का पढ़ के जा रहे हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं 152 अंक का। अब जाहिर सी बात है, 200 में से बच्चे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अंक आएगा, या 152 में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? जाहिर सी बात है 200 वाले। इसीलिए जो बच्चे प्रीलिम्स निकाल लिए हैं वो निकालते ही रहते हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं वो पढ़ते ही रहते हैं। सेलेक्ट होने के बाद जो बच्चा जॉब कर रहा है, जो एस्पिरेंट जॉब कर रहा है, उसके पास समय कितना है? समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसका प्रीलिम्स लगभग हर बार हो जाता है, लगभग हर बार। इसका कारण यही है कि आप इसमें से बहुत सारे भाग छोड़ देते हैं, या और भाग को छोड़ने का मुख्य रीजन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देना चाहते हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। भाग को छोड़ने का मुख्य कारण यह है कि ये जो भाग है ये आपको पढ़ने में रुचि ही पैदा नहीं करता, क्योंकि आपको इसके शब्दों की मीनिंग पता नहीं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है ना जो आपको विषय में रुचि पैदा कर दे। अच्छा शिक्षक होता है जो आपको मीनिंग बताता है शब्दों के, बाकी आपको पढ़ना खुद होता है। ठीक, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी ऐसा रुचि की कमी की वजह से, इसमें भी रुचि की कमी से, इसमें भी रुचि की कमी से, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सिलेबस पता नहीं होता कि क्या क्या पढ़ना है विज्ञान प्रौद्योगिकी में, भारतीय दर्शन में। ये सब समस्याएं होती हैं बच्चों के साथ, तो इसी वजह से प्रीलिम्स फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसा होता रहेगा जब तक बच्चों के पास सही गाइडेंस नहीं हुआ। अगला बात देखें, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो छत्तीसगढ़ का ही, ठीक, इसको बच्चे सामान्य तौर पर पढ़ते ही। फिर पेपर 2 की बात करें, जो कि योग्यता परीक्षण, जो कि सी सेट से है, जिसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, इससे प्रश्न पूछता है, तर्क से प्रश्न पूछता है, निर्णय निर्माण समस्या से प्रश्न पूछता है, सामान्य मैथ से प्रश्न पूछता है, हिंदी भाषा से। अब इसमें भी बच्चे जो फेल होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है? संचार कौशल बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, तार्किक और विश्लेषण क्षमता नहीं पढ़े होंगे, निर्णय निर्माण और समस्या निर्माण नहीं पढ़े होंगे, रीजनिंग पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़ लेते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे कि टोटल 7 पॉइंट है, 100 प्रश्न पूछना है, तो 7 दाम 70, 7 दूनी 7 चौको 28, यानी एक भाग से लगभग 14 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, एक भाग से लगभग 14 प्रश्न पूछेगा। अगर ये भाग आपने नहीं पढ़ा, तर्क विश्लेषण नहीं पढ़ा, निर्णय निर्माण नहीं पढ़ा, रीजनिंग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक, तो ये 3 भाग से 14 या 42 प्रश्न आपसे पूछेगा, और 42 गुणे 2 यानी 4 और 8, 84 अंक आप नहीं पढ़ के जा रहे, या पढ़े हैं तो अच्छी तरीके से नहीं पढ़े, तो प्रीलिम्स कहां से होगा? नहीं होगा प्रीलिम्स। ठीक है, कई कारण हो सकते हैं, सिलेबस की जानकारी नहीं, या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें आपको पता नहीं। अब भाग दूसरे बात करते हैं मेंस की। अभी तो प्रीलिम्स की बात किया हमने। मेंस में देखिए, जैसा कि पेपर 1 है, प्रश्न पत्र 1 7 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो भाषा का है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा है। दूसरा है जिसमें कि निबंध है,
भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा होगा जिस पर निबंध लिखना है, और छत्तीसगढ़ी का मुद्दा होगा जिस पर निबंध लिखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पत्र जिसको कि आप कहेंगे पेपर 3 लेकिन जीएस का पेपर 1, जिसमें भारत का इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ का इतिहास। दूसरा पेपर देखें यानी पेपर नंबर 4 जिसमें सामान्य विज्ञान है, गणित है, और भाग 3 है जिसमें कि अप्लाइड मैथ्स, व्यवहारिक विज्ञान है। अब एक चीज यहां पे बता देता हूं, हमने देखा था प्रीलिम्स के पेपर में एक पेपर होता है जिसको जीएस बोला जाता है, दूसरा पेपर होता है जिसको सी स्टेट बोला जाता है। सी स्टेट को आप वहां कितना भी क्वालिफाइंग करें चाहे ना करें, बहुत करीब से आप पास हो, बहुत एकदम कट ऑफ एकदम सटा हुआ हो कि आपका 46 अंक ही आया, 66 अंक ही आया, 67 अंक, 68 अंक, 70 अंक, लेकिन आप वहां से तो निकल जाएंगे। लेकिन इस मेंस में क्या करेंगे? मेंस में आपसे मैथ्स पूछेगा तो क्या करेंगे? आप मैथ्स को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे तो फिर फेल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अगला भाग देखते हैं पेपर 5 जिसमें भारत के अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। फिर अगला देखें पेपर 6 जिसमें दर्शन है, जिसमें समाजशास्त्र है, छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य। पेपर 7 देखें तो इसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठन आदि के बारे में प्रश्न पूछता है। कुल मिला के आप मेंस के सिलेबस को अगर देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही मेंस का भी सिलेबस है लगभग। और इसी वजह से जो बच्चे एक बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा भी वो प्रीलिम्स मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू होता है और अपना रैंक सुधार लेते हैं, क्योंकि उनको पता है सारी चीजें वो पढ़ चुके हैं। यानी कुल मिला के वो मेंस का भी पढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स पर फोकस नहीं है, वो केवल मेंस पर फोकस है। इस चीज को ध्यान रखिए, केवल और केवल मेंस पर। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ बात करूंगा आप लोगों से, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन सब बातों को भी सुनिएगा ध्यान से। मैं चलता हूं इस पेज में। अभी तक हमने जो जाना है वो ये जाना है कि हम जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्री सामान्य तौर पर निकाला जा सकता है। मेन जो है वो मेंस है, क्योंकि इसमें मेंस में मेन लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है इंटरव्यू। अच्छा, कई लोगों के सवाल ऐसे होंगे कि चलो एक बार प्रीलिम्स तो निकल जाए, ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स निकल भी गया और मेंस की आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? मेंस फेल हो जाएंगे, फिर से आप प्रीलिम्स देंगे। अगर आप ऐसी मानसिकता से ग्रसित है कि आपको केवल प्रीलिम्स तो पहले निकल जाए, इस पर फोकस है अगर आप, तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप व्यापम का या फिर सीजीपीएससी का ही बहुत सारा वनडे एग्जाम होता है। वनडे एग्जाम मतलब उसमें एक ही पेपर होगा, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, उस पर फोकस करिए, वनडे एग्जाम पर। क्योंकि इसमें अगर आप केवल प्रीलिम्स की बात सोच रहे हैं कि एक बार प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस पर फोकस करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका केवल प्रीलिम्स ही निकलेगा, मेंस आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। होता क्या है, कारण बताता हूं, इसलिए नहीं निकाल पाते, उसका कारण बता देता हूं। देखिए, फरवरी में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, फरवरी में आपका क्या हो जाएगा? प्रीलिम्स हो जाएगा, प्री। फरवरी में जब प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, कब आएगा? लगभग मार्च में, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। अब मार्च में रिजल्ट आया, मार्च में रिजल्ट आने के बाद आप क्या करेंगे? या तो आप प्रीलिम्स फेल हो चुके होंगे या तो प्रीलिम्स पास हो चुके होंगे। प्रीलिम्स अगर फेल हो चुके तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा फिर से, क्योंकि आपकी मानसिकता ही वही है शुरू से कि मैं एक बार प्रीलिम्स तो निकल जाए। लेकिन मैं कहूंगा प्रीलिम्स निकालना चन्ना मुर्गा की तरह है, अगर सही गाइडेंस सही तरीके से फॉलो करेंगे। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स, हमारे यहां से मैंने पढ़ाया है बहुत सारे बच्चों को, और वो प्रीलिम्स निकाले, ठीक है। तो ये चन्ना मुर्गा की तरह है, सीधे सीधे तरीके से आप प्रीलिम्स निकाल सकते। अगर मान लेते हैं आप पास हो गए, यहां से दो कंडीशन निकलते हैं
कि आप पहली बात तो फेल हो गए, और अगर फेल हो गए तो भगवान का शुक्रिया करिएगा, और पास हो गए तो क्या करें, पास हो गए तो हो गए। अगर फेल हो गए तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा, ईगो आएगा, आप बोलेंगे अरे प्रीलिम्स फेल हो गया, मैं फिर से तैयारी करूंगा। अब फिर आप क्या करेंगे, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना डिप्रेशन में रहेंगे, और लगभग जून जुलाई के आसपास फिर से आप शुरू करेंगे, आपके पास रिजल्ट फिर से वही आएगा कि प्रीलिम्स या तो फेल हो गए हैं या तो पास हो गए हैं। अगर फेल हो गए हैं तो यही लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक। और हर बार आप प्रीलिम्स या तो फेल होते जाएंगे या तो कभी पास होंगे। अगर फेल हो गए तो ठीक है, अगर पास हो गए तब की स्थिति में, अगर आपके पास रिजल्ट आया मार्च में, आपके पास पता चला कि आप प्रीलिम्स पास कर गए हैं, ठीक, मार्च में या फिर अप्रैल के आसपास भी आता, मार्च में पता चला आप प्रीलिम्स पास हो गए हैं, अब आपके पास 3 महीना है, एक तो अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, 2.5 महीने, 2 ही महीना है, मानिए अप्रैल और मई का महीना। कुछ समय तो पार्टी में ही चला जाएगा, वो करते हैं लोग, मतलब ये वास्तविकता है, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनकी वास्तविकता है कि ऐसी होती बात, ठीक। अब आपका अप्रैल मई 2 महीना है, अब 2 महीना में मैंने जो सिलेबस दिखाया 7 पेपर, कौन माई का लाल है जो 7 पेपर 2 महीना में तैयार कर लेगा। 2 महीना से ज्यादा, लगभग 5 से 6 महीना तो मिनिमम, 5 से 6 महीना तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में लगेगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप चीजों को पढ़ लिए तो उसके हिसाब से आप उत्तर लिख लिख के देखेंगे कि आपका उत्तर अच्छे से बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप फिर से क्या हो गए, मेंस लिखा। अब मेंस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करेंगे किस चीज का, रिजल्ट का। रिजल्ट का वेट किया आपने, अब आपका आ गया लगभग सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आया। आप पता चला, चूंकि आपकी तैयारी थी नहीं तो जाहिर सी बात है, पहले से पता था कि आप मेंस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, सितंबर अक्टूबर आया, फिर से नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर से आप प्रीलिम्स में या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, पास हो गए तो फिर यही लूप चलेगा। यानी अपने जीवन भर में कभी भी आप मेंस की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। जो एक बार व्यक्ति प्रीलिम्स के लूप में फंस गया वो समझो फंस गया, ये दुष्चक्र जैसा है, एक बार फंस गए तो फंस गए प्रीलिम्स के मुंह। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको केवल प्रीलिम्स फोकस है, आपका अगर प्रीलिम्स फोकस है तो आप वनडे एग्जाम पर फोकस करिए। सीजीपीएससी पर फोकस करने का मतलब है कि आप अपना पैसा और समय दोनों ही गंवा रहे हैं। और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा फिर से कमा लेंगे, लेकिन समय महत्वपूर्ण है। जो बीत गया वो बीत गया, टूटे तारों पर कब अम्बर शोक मनाता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना है। मेन आपका एग्जाम जो है वो मेंस है, ठीक है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं, समझ में आया होगा ये बात। अब कुछ और बातें करते हैं। अब ये बात करना चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होगा आपका 26 नवंबर 2025 को। आपका एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो होगा फरवरी में, किसी भी दिन में हो जाए, मिड फरवरी या फिर 9-10 फरवरी, 8 फरवरी, जो भी संडे होगा, दूसरे संडे के आसपास होता है, फरवरी 2026 में। फिर आपका मेंस कब होगा, तो मेंस होगा जून 2026 में। क्लियर होगा, इतनी बातें तो क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बात है जो स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा था, उन सब विषयों पर बात करूंगा कि क्या है, कैसे है, ठीक। हमारे यहां मैंने पहले भी बताया, एक लड़का था ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू मुख्य रूप से यहां पर सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के विषय में कंटेंट बनाने का काम करता था, ठीक। कंटेंट बनाने का, यानी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस के विषय में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो सारे कंटेंट एक सेलेक्टेड स्टूडेंट, सेलेक्टेड एस्पिरेंट द्वारा बनाए गए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
वो खुद ही इसी कंटेंट को पढ़ करके क्या हुआ है, पास हुआ है, और वही सेम कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको पढ़नी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जब अभी प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं इनको बुलाऊंगा, ओम प्रकाश साहू जी को, और बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ये नाम इसलिए है क्योंकि ये यहां पे काम करता था, और भी नाम है जो जिसको कि मैंने पढ़ाया और वो सेलेक्ट हुए, वो नाम अलग है, वो आप शायद कहीं देखेंगे, इस वीडियो के इंट्रो में भी आया होगा शायद, कितने बच्चे फाइनल सिलेक्शन लिए, कितने बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, कितने बच्चे फूड इंस्पेक्टर बने, उसकी मैं उसका फोटो छापने का मेरे पास मतलब जगह नहीं है, समय नहीं, ठीक है। तो मैं बस संख्या बता सकता हूं कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक। तो वो बच्चे आप इंट्रो में देख लीजिएगा शुरुआत में। तो इनके द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा आपको कंटेंट इसमें मिलेगा, पूरा का पूरा कंटेंट जो होगा इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मिलेगा। इस चीज में आप पूरी तरीके से शायद आश्वस्त हो गए होंगे। अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। अभी की स्थिति में अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो आपको शुरू करना पड़ेगा सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, ऐसी कोई तैयारी आपके साथ हो तभी आप इसको निकालेंगे, सिलेक्शन ले पाए। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा बैच के बारे में, और इस बैच में कुछ रणनीति, इस बैच के अलावा कुछ और चीजें जो बच गई हैं, तो हमारा कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बच गई हैं जिसको मैं बताने वाला हूं, ठीक, जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए यहां पे लिखा है प्रीलिम प्लस मेंस इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू का मतलब है सिलेक्शन। ये हमारा कौन सा बैच है, संकल्प बैच 2.0। संकल्प बैच 2.0 है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले संकल्प बैच 1.0 आ चुका है, और संकल्प पॉइंट 1.0 को मैंने लाया था पिछले के पिछले साल, यानी जो भी सिलेक्शन हुए हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे उसी संकल्प 1.0 से सेलेक्ट हुए। बीच में एक साल मैंने गैप कर दिया, मेरे पास समय या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, तो फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाना मुझे ही है और कुछ जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं उनको पढ़ाना। तो ये संकल्प 2.0 के नाम से आपका बैच होगा, और इस बैच में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस बैच की बहुत सारी खास बातें आपको बताता हूं, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बैच में बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें हैं। तो यहां पे लिख देता हूं, चलो, संकल्प 2.0 इसकी खास बातें क्या है। सबसे पहली बात कि इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको सोचना नहीं, आपका काम क्या होगा, मेंस का काम होगा, प्रीलिम्स में ऐसे ही आपका निकलेगा, ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट, इस बैच की विशेषता यह है कि इसमें मात्र और मात्र 100 स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाएंगे। इसीलिए 100 स्टूडेंट, क्योंकि उन स्टूडेंट के साथ मुझे निरंतर टच में रहना पड़ेगा, और मेरे पास उतना समय नहीं रहेगा कि मैं उन बच्चों के साथ, अगर ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो मैं उसको अच्छी तरीके से डील कर पाऊंगा। यही गलती मुझसे जो हुई थी, ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके थे किसमें, संकल्प 1.0 वाले में, और यही गलती हुई थी कि मैं सभी बच्चों को समय नहीं दे पाया। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि इस बार जो है, नहीं तो सिलेक्शन रेशियो और अच्छा होता पिछले बार, तो इस बार मैंने 100 स्टूडेंट का ही टारगेट लिया है। अब ये 100 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि जुनूनी होंगे, जो सीजीपीएससी निकालना चाहते हो, निरंतर मेरे बात को फॉलो करेंगे, वो स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सारे कंटेंट ध्यान रखिएगा, साहू जी के बनाए हुए हैं, और इसका लाभ आपको मिलेगा क्योंकि ये खुद ही सेलेक्ट हो चुके हैं। इनको मैं बुलाऊंगा अभी जब प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आंसर राइटिंग के लिए मैं एक दिन आपको, एक दिन 2 दिन जितना भी समय मिलेगा इनको, अभी तो भाटापारा में पोस्टेड है, तो जैसा भी समय मिलेगा वैसा मैं आपको इनको बुलाऊंगा आप लोग के मोटिवेशन के लिए। तो 100 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे, केवल 100 स्टूडेंट। इसका कारण क्या है, यह है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इनसे बात करूंगा,
जूम मीटिंग के माध्यम से, या जो भी छोटी छोटी समस्याएं आती है प्रिपरेशन में, उन सब विषयों पर बातचीत मैं इन लोगों से करने वाला। और मेन हमारा फोकस होगा मेंस, प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकलेगा। पिछली बार जो रेशियो रहा वो काफी ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ मैं कुल मिला के सिलेक्शन रेशियो पर बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन रेशियो यानी 100 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 100 में कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1000 बच्चे एडमिशन लिए उसमें से 5 सेलेक्ट हो, उसकी बात नहीं कर, वो मेरा काम, वो नहीं। 100 में से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे ये मेरे को देखना है, ठीक। तो 100 स्टूडेंट मैं इस बार लेने वाला हूं और इस 100 स्टूडेंट को व्यक्तिगत तौर पर ट्रीट करूंगा। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी आगे बात करता हूं और भी चीजें, ठीक, पर्सनल डील करने वाला। अब मैं ये मान के चलता हूं कि 100 बच्चे जो कि जुनूनी बच्चे हैं एडमिशन ले लेते हैं, और 100 में से लगभग 10 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाते, बच जाते हैं 90 बच्चे। और इन 90 बच्चे में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 20 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मैं बोलूंगा फिर भी नहीं मानेंगे। वो रहता है, बच्चों की मानसिकता रहती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये देखेंगे वो देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब, जब से यूट्यूब आया तो पूरा कचरा हो गया। आप वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, लेकिन आने के बाद इसकी हालत बहुत खराब हो गई है बच्चों की। कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बच्चे फेल हो रहे, कम होने की वजह से नहीं, कंटेंट ज्यादा है इस वजह से फेल हो रहे। पता नहीं क्या क्या देखते रहते, एक दिन में प्रीलिम्स निकाले होंगे, ये 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स के यही काम आएंगे, इसी से प्रश्न आएगा, बच्चे देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं ये मान के चलता हूं 20 बच्चे मेरे बात को फॉलो नहीं करेंगे, इसमें से 70 बच्चे होंगे जो मेरे बात को फॉलो करेंगे। तो ये मान के चलिए कि 70 बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स निकालने वाले हैं इसमें से। अब इसमें आप हैं या नहीं है आपको देखना है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये 70 बच्चे जो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, इस 70 बच्चों में से लगभग 35 से 40 बच्चे, पहले जो हुआ है सिलेक्शन वो थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन उस बार लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, ज्यादा लोगों का एडमिशन लिया था हमने इस वजह से। लेकिन इस बार 100 ही लेंगे तो ये समझिए कि 35 से 40 बच्चे, या कहें 35 से 40% बच्चे इस बार सेलेक्ट होंगे, ठीक। हमारा इस पूरे क्लास का फोकस जो होगा, फोकस आपका सिलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, फोकस आपका सिलेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फोकस है आपको टॉप 20 में लाने का, यानी शुरू के 20 स्टूडेंट टॉप 20 में हमारे बच्चे रहें, इसी संकल्प बैच के बच्चे रहेंगे, संकल्प 2.0 के। तो ये 35 या 40 बच्चे जो हैं, 35 से 40 बच्चे, ये 40 बच्चों को जो पढ़ना है वो सेलेक्ट होने के लिए नहीं पढ़ना है। इन 40 बच्चों को तो मैं सेलेक्ट करा ही दूंगा, मतलब करा ही दूंगा का मतलब अगर वो मेरे बातों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तब की स्थिति, ठीक। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मैं ऐसे तथास्तु करूं और सेलेक्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत मैं करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो ये 35 से 40 बच्चे तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। इन 35 से 40 बच्चों को ध्यान रखना है कि उनको बस फोकस क्या होगा, टॉप 20 में आना है। टॉप 20 के सामने, हर बच्चे के सामने एनालाइजर लिखा होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो बातें मैंने बताई वो सब बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और मुद्दों पर। वो मुद्दा क्या है? वह मुद्दा है कि क्या है, अच्छा मिट गया, ठीक। जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे। वो क्या है, इस पर तो फीस पर बात कर लेते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं। जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां भी 2 तरीके के हैं, महिला 2 तरीके की हैं। पहली महिला जिसकी शादी हो गई है, और जिसकी महिला जो दूसरी महिला जो कि शादी नहीं हुई। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट जो कि कॉलेज के हैं,
तीसरा देखते हैं जॉब वाले बच्चे, अधिकतर लोग यही लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो इनके विषय में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात, जो महिला है जिनकी शादी हो गई है वो अपने पति के साथ रहते होंगे, वो महिला, क्या आपके पास समय है? आपके पास 2 वर्ष का समय है, 1 वर्ष का समय है, तो आप तैयारी करिए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने क्या बताया आपको कि 100 बच्चे होंगे, 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, बच्चे 90 में से 20 बच्चे मेरे बात को प्रॉपर फॉलो ही नहीं करेंगे, बच्चे 70, और 70 में से मैंने कहा 35 से 40 बच्चे जो होंगे वो सेलेक्ट कराना है। और हमारा फोकस क्या होगा? हमारा फोकस होगा टॉप 20 का, टॉप 20 में आना ही इसका फोकस रहेगा, हमारा नीचे का फोकस नहीं रहेगा कि हमको किसी तरह नीचे से 7वें नंबर पे, मतलब 700वें नंबर पे, 800वें नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं, 103 नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं। हमारा जो भी बच्चा होगा वो टॉप 20 में आना चाहिए। इन 35-40 बच्चों के बीच में रेस है, कौन बच्चा टॉप 20 में आता है। ठीक, अब ये जो कोर्स है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर इसकी बात करूंगा। ये जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई, नहीं हुई है, कॉलेज स्टूडेंट या जॉब वाले जो कोर्स ज्वाइन करेंगे या फिर तैयारी करते हैं, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा एक बात कि हाँ, कि ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी जो होने वाली है वो लगभग रहेगी 15 जुलाई 2026 तक, क्योंकि जून में मेंस एग्जाम हो जाएगा तो 15 जुलाई 2026 तक होगा। अब देखिए, इसमें से मैं मान के चलता हूं 100 बच्चे जो थे, इस 100 बच्चे में से लगभग 35 या 40 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 60 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, 60 बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए। कब? जुलाई 2026 तक। तब की स्थिति में ये जो 60 बच्चे होंगे, इन 60 बच्चों का वैलिडिटी जो होगा, ये वैलिडिटी 1 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी 15 जुलाई 2027 तक, यानी 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इस कोर्स में आपको मिलेगी। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, तो जो बच्चे प्रीलिम्स फेल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कुछ बच्चे फेल हो ही जाएंगे, ठीक, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दिए, कुछ बच्चे मेरी बातों को ध्यान नहीं दिए, कुछ बच्चे कुछ भी जिस कारण से भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको मैसेज करके बताना होगा कि हमारा कोर्स एक्सटेंड कर दिया जाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उसका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जो महिला जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने पति के साथ रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अपने घर में रहते हैं, जो अपने घर में रहते हैं, उन बच्चों से मैं बोलूंगा, मतलब अपने पिता के घर में रहते हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि उनके अभिभावक कृपा करके ध्यान दें। सीजीपीएससी एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट माना जाता है, खासकर पति लोग भी ध्यान दें, जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सीजीपीएससी एक बहुत रेपुटेड का जो पद होता है, बहुत रेपुटेड माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इससे कई पीढ़ियां आपकी सुधर सकती। तो अगर आपके पास सक्षमता है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप जरूर पढ़ाई पर फोकस करवाएं। पढ़ाई ही आपको आगे लेकर के, आपके बच्चे को लेकर के, या आपकी पत्नी को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के आगे जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण बात है, और ये एक ऐसा लूप है, अगर सही तरीके से, स्ट्रेटेजिकल तरीके से चीजों को फॉलो नहीं किया गया तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, और फिर बच्चा एक बार फंसा तो फंसता ही चला जाएगा, उसकी पूरी जवानी खत्म हो जाएगी। ठीक, जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनसे मैं कहूंगा कि भाई बच्चे, अभी देखो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी उम्र बढ़कर के 28-30 होने लगेगी तो आपको समझ में आएगा। तो जब तक आप समझ में आए उससे पहले आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो जैसे ही आपका 2 साल का वैलिडिटी तो मिल ही जा रहा है, तो जैसे ही आप सीजीपीएससी, जैसे ही आप कॉलेज निकालें, कॉलेज से पास आउट होकर के बाहर आए, वैसे ही आपके हाथ में एक जॉब हो, और वो जॉब ऐसा वैसा ना हो, गजेटेड पोस्ट हो, 2nd क्लास ऑफिसर का जॉब। तो उस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखते हुए आपको चीजों को आगे चलना है। और जॉब वाले हैं, जॉब वाले तो भाई जो जॉब कर रहे हो तो समय का वैल्यू समझते ही हैं, तो अपनी तैयारी को
शुरू कर सकते हैं भाई, और मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? आप टॉप 20 में आने के लिए तैयार हैं? उस चीज को आपको ध्यान रखना है या नहीं, आपके अंदर ही जुनून। और एक मैं विशेष बात और कहना चाहूंगा कि वो बच्चे जो कि जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसा बहुत होने से वो लोग कोर्स तो ज्वाइन कर लेंगे लेकिन जुनून की कमी है, तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा उससे मेरा भी समय बर्बाद होगा और आपका भी समय बर्बाद होगा। और उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो बच्चे इसमें वाकई में इसके हकदार थे। तो उनसे कहूंगा कि आप प्लीज, अगर ऐसा है कि आपके अंदर जुनून नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप कोर्स को न ले। जो मेन मेहनती है, जो उनको लगता है कि हम टॉप 20 में आएंगे ही आएंगे, उन्हीं को ये कोर्स लेना चाहिए। कोर्स की फीस के विषय में मैं बता देता हूं। जो संकल्प बैच है, उस संकल्प बैच का फीस जो है वो है 15,000 रुपए। वैलिडिटी मैंने बता दी कि सामान्य तौर पर जुलाई 2026, और अगर जो फेल हो जाते हैं उनके लिए 2027। फीस जो है इसमें ऑफर है, देखिए ये 15,000 लोगों को ज्यादा लग सकता है, लेकिन मेहनत जितना है उतना ज्यादा नहीं है फीस। तो शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए फीस जो है वो 7,999 रुपए, यानी लगभग 8,000 रुपए का है, ठीक है। लेकिन अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये फीस 4,999 रुपए, 7,499 रुपए का होगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, शुरू में ज्वाइन करेंगे तो टॉप 20 स्टूडेंट के लिए है ये, बाद में ये फीस जो एक्चुअल फीस होगा वही होगा। इसके बाद जो आगे 30 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस 9,000 रुपए है, 8,999। लेकिन ठीक इसी तरीके से जो फीमेल हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए 500 रुपए का इसमें भी डिस्काउंट है। हमारी क्लासेस जो है वो शुरू होगी अभी आने वाले समय में, मैं बता रहा हूं क्लासेस कब से शुरू होगी। और एक बात और बता देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेरे इतने समझाने के बाद भी उनको लगेगा कि नहीं मुझे प्रीलिम्स पर ही फोकस करना चाहिए, तो उन बच्चों से भी मैं बात कर लूंगा अभी, ठीक। अभी इसके फीस के पेमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो अभी ही पेमेंट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने कोर्स को। पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर करेंगे तो इसमें 8,000 रुपए की एक्स्ट्रा जीएसटी आपको 18% का एक्स्ट्रा जीएसटी आपको देना पड़ेगा, यानी 1,000 रुपए के पीछे लगभग 180 रुपए, तो लगभग 7,000 के पीछे कितना हो जाएगा, 18 सत्ते जोड़ लीजिएगा। जो भी फीस होगा उसमें 18% का एक्स्ट्रा जीएसटी। अगर ऐप से पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो कोई जीएसटी आपको नहीं देना, आपका जीएसटी का लगभग 1,000-2,000 रुपए, 2,500 रुपए तक बच ही जाएगा। अगर वैसा कुछ करना चाहते हैं कि जीएसटी नहीं देना चाहते, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, 94-064-21-014, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप मैसेज करके संकल्प बैच का कोर्स लेना है। महिला है तो महिला बताइए, स्टूडेंट है स्टूडेंट बताइए, नॉर्मल है तो नॉर्मल बताइए, आपको फीस बताया जाएगा, उस फीस को आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जो शुरू होगी वो शुरू होगी, ये क्या हो गया, हाँ, क्लासेस जो शुरू होगी वो होगी 24/7/2025 से, यानी 24/7 से क्लास आना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे मेरे पढ़ाने के तरीके या पहले से मुझसे पढ़ते आ रहे हैं वो अपना कोर्स कम फीस में रजिस्टर कर सकते हैं। आने वाले समय में जब ये फीस मतलब जब तक ये कोर्स आएगा, जब तक वीडियो डलना शुरू होगा, तब तक ये फीस बढ़ चुकी होगी। कई बच्चों के डाउट होंगे कि क्या सर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगा, तो हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगा, ठीक। क्या इस कोर्स के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसके बाद अगर बात करता हूं, ये तो आपने देख लिया, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे प्रीलिम्स से ही निकालना है, उसी लूप में फंसना ही है, तो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मैं तो जो सही है वो बताया। इसमें देखिए, ओनली प्रीलिम्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये अलग कोर्स है। इसमें इसका फीस जो है 4,000 रुपए है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए 2,500 रुपए, उसके बाद 40 स्टूडेंट के लिए 3,000 रुपए, बाकी फिर फीस सेम रहेगा 4,000 रुपए, ठीक। इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप से करेंगे तो 18% एक्स्ट्रा जीएसटी है, यानी 180 गुणे कितने, 18 दूनी 32, 720 रुपए आपका एक्स्ट्रा जीएसटी लग जाएगा 4,000 में।
और अगर डायरेक्ट करेंगे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और यहां से हो जाएगा आपका कम फीस में। ठीक, ओनली प्रीलिम्स का कोर्स लेना है करके। क्लास स्टार्ट होगा इसका भी 24/7/2025 से। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा कि आप अगर लूप में फंसना चाहते हैं तभी इस कोर्स को लीजिएगा। मेरा विचार हमेशा से रहेगा कि आप डायरेक्ट अच्छे तरीके से सिलेक्शन लें, और उस अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए यही कोर्स सबसे मुफीद होगा। जो मेरे पढ़ाने के तरीके से जानकार हैं और वो चाहते हैं कि 20 स्टूडेंट खत्म ना हो उससे पहले ही मैं कोर्स ले लूं, तो इस कम फीस में आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट होंगे तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ कुछ फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उस फ्री कंटेंट के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला, द एनालाइजर का ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड करके रखिए। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जुड़ के रखिए। इस सीजीपीएससी की तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। आपके कोई डाउट होंगे तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार।